नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति और आप देख रहे हैं टोटल टीवी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम शहर की सरकार में। हरियाणा में निकाय चुनाव के लिए मतदान छिटपुट घटनाओं के साथ खत्म हो गया है। प्रदेश के 7 शहरों में निकाय चुनाव और कई जिलों में पंचायतों के अलग अलग पदों के लिए बड़ी संख्या में हुए उपचुनाव के लिए राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी ताकत झोंक दी। 8,70,000 वोटर्स को अपने मत से 614 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करना है। खास बात यह कि इन चुनावों में बीजेपी और कांग्रेस खास तौर पर आमने सामने हैं। लेकिन इन सबके बीच गौर करने वाली बात यह है कि निकाय चुनाव में मतदान का प्रतिशत उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा। ऐसे में कई सवाल खड़े होना लाजमी हो गया है। सवाल ये कि निकाय चुनाव के दौरान जब जनता में जबरदस्त उत्साह देखा गया तो ये उत्साह वोटिंग परसेंटेज में तब्दील क्यों नहीं हुआ। सवाल ये भी कि इस बार ईवीएम किसके भाग्य का फैसला करने वाली है। सवाल ये भी कि जमीनी मुद्दे चुनावी नतीजों में बड़ी छाप छोड़ेंगे। आज की चर्चा इन्हीं मुद्दों पर होगी। तो 7 शहरी निकाय के चुनाव संपन्न हो गए हैं। कई जगह पंचायतों के उपचुनाव भी संपन्न हो गए हैं। अब सबकी निगाहें टिकी हुई हैं चुनावी नतीजों पर। मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच देखने को मिल रहा है। 13 मई को नतीजे सामने आएंगे। देखने वाली बात यह होगी कि 13 मई को जनता किसके दावों पर मोहर लगाने वाली है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे, उनसे परिचय करवाएंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। रविवार को प्रदेश के कई जिलों में 7 जगह नगर निगमों, नगर परिषद और नगर पालिकाओं के अलावा पंचायतों के भी उपचुनाव कुल मिलाकर शांतिपूर्वक संपन्न हो गए। लोकल सरकार के इन चुनावों की तैयारियों में सियासी दलों बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। रविवार को सुबह 8 बजे मतदान शुरू हो गया। कई जगह वोटिंग के अलग रंग नजर आए। सुबह के 2 घंटे में मतदाता पूरे उत्साह के साथ मतदान केंद्रों पर पहुंचे। इन छोटे चुनावों में भी महिलाओं का उत्साह साफ झलक रहा था। हालांकि दोपहर होते होते मतदाताओं की संख्या घटने लगी। कोई आदमी को जो आदमी काम करके दिखाएगा वो आदमी को वोट देना चाहिए। दूसरा को देखो क्या फायदा है। जो अच्छे काम होंगे गांव में, अच्छा विकास होगा, तरक्की होगी गांव में, उसको हमने वोट देनी है। हमने डिसाइड घर में पूरे परिवार फैमिली के साथ बैठकर डिसाइड कर लिया था पहले ही, और उसी हिसाब से हमने सबसे पहले आने के यहाँ मैं दूसरे नंबर पे बूथ नंबर 73 पे सबसे पहले मेरी मिसिज ने कौशल्या देवी और मेरा नाम बाबूराम है मलिक, और हमने वोट सबसे पहले। गौरतलब है कि 7 शहरी निकायों के चुनाव और बड़ी संख्या में पंचायतों के अलग अलग पदों के उपचुनाव में 8,70,000 मतदाताओं ने उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करना था। ज्यादा जोर और ध्यान शहरी निकायों के 151 पदों पर 601 प्रत्याशियों के फैसले पर दिखा। इस दौरान सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए थे। प्रदेश के पानीपत के बापोली में पंचायत समिति के एक पद के चुनाव के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी थी। ये बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं कि हमारा तो खैर चलो वोट डालने वालों से हमारा तो कोई मतलब नहीं होता। इस बात से हम किसी से कोई पूछ नहीं सकते या कहते नहीं हम किसी को कुछ भी। बाकी तो है ये आपकी बात, वही चुपचाप सी वोट डाल के और चले जाते। गौरतलब है कि छोटी सरकार के इन चुनाव में मुख्यमंत्री, कई बड़े राजनेताओं, यहां तक कि केंद्रीय मंत्री तक की प्रतिष्ठा दांव पर है। इनमें विपक्ष के बड़े नेता भी शामिल हैं। खास तौर पर रेवाड़ी नगर परिषद और जिले की धारूहेड़ा नगर पालिका चुनाव के नतीजों पर, क्योंकि यहां केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की प्रतिष्ठा दांव पर है। पार्टी में ही उनके विरोधी उन्हें सियासी नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये राजनीति है भाई। नतीजे 13 मई बुधवार को आएंगे। आज के शहरी निकायों और पंचायतों के उपचुनाव के परिणाम जो भी हों, जो 13 मई को आने हैं, लेकिन एक बात तो साबित हो गई है कि हरियाणा के गांव अब बदल रहे हैं। गांव में साफ सफाई, स्कूलों में हरियाली, पीने का साफ पानी, स्वास्थ्य सेवाएं, कानून व्यवस्था पहले से कहीं ज्यादा सुधार है। और उम्मीद करते हैं कि आज जो वोटिंग हुई है वो उम्मीदवारों के भरोसे पर और कुछ कर दिखाने पर, काम कर दिखाने पर हुई है। सहयोगी श्रीनिवास और डिम्पी मल्होत्रा के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो। तो शहर की सरकार बनाने को लेकर के मतदाताओं ने अपने मताधिकार का भरपूर इस्तेमाल किया। शाम 6 बजे तक वोटिंग संपन्न हो गई। 7 शहरों में निकाय चुनाव, कई जिलों में पंचायत के अलग अलग पदों के लिए चुनाव संपन्न हो गए हैं।
कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था के बीच ये चुनाव संपन्न कराए गए। राजनीतिक दलों के बीच अब घमासान की स्थिति इसलिए भी बनी हुई है क्योंकि सब अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन जीत का सेहरा किसी एक के सर पर जाएगा। कौन होगा वो सरताज जो जीत का सेहरा पहनेगा? चर्चा आगे बढ़ाएंगे। किन मुद्दों को लेकर के जनता ने चुनाव संपन्न कराया है, किन मुद्दों को लेकर के जनता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने पहुंची, और वोटिंग परसेंटेज इस दौरान चुनाव में एक बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है क्योंकि इस बार वोटिंग परसेंटेज में काफी कमी देखी गई है। चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 मेहमान जुड़े हुए हैं। वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी जुड़े हुए हैं, एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया जी और एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार जी जुड़े हुए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। तीनों के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। पहला सवाल देवेंद्र जी आपसे, जिस तरह से 7 शहरों में निकाय चुनाव, कई जिलों में पंचायतों के अलग अलग पदों के लिए चुनाव संपन्न हो गए, सुरक्षा व्यवस्था सख्त देखने को मिल रही थी, अब सवाल यह है कि वोटिंग परसेंटेज में कमी आखिर क्यों देखने को मिली? जीत के दावे सभी राजनीतिक दल कर रहे हैं, बीजेपी और कांग्रेस सामने सामने हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह बना हुआ है कि आखिर वोटिंग परसेंटेज में कमी क्यों? क्योंकि कहा यह जा रहा था कि जनता में जबरदस्त उत्साह है, ये उत्साह वोटिंग परसेंटेज में नजर नहीं आया। देखिए प्रगति, सोनीपत, पंचकुला, अंबाला, ये 3 नगर निगम जो जीटी रोड बेल्ट के हैं, और जीटी रोड बेल्ट में ही बीजेपी मजबूत चली आ रही है। 2014 में, 19 में, 24 में थोड़ा ताज्जुब जरूर होता है कि 50% से भी कम है। अगर इंडिविजुअल बात करें, सोनीपत, अंबाला, पंचकुला 50% के आंकड़े को भी वोट प्रतिशत नहीं छू पाया। दरअसल इसकी वजह मेरे को जो समझ आती है, मैं थोड़ा सा अपने दर्शकों को एक जानकारी देना चाहता हूं। हरियाणा में सबसे पहले एक नगर निगम बहुत पुराना फरीदाबाद हुआ करता था। उसके बाद जब चौटाला सरकार आई, गुरुग्राम की बहुत ज्यादा ग्रोथ हुई तेजी से। गुरुग्राम हरियाणा का उभरता हुआ शहर बना, तब गुरुग्राम में नगर निगम बना, 2 हो गए। फिर 2010 में भूपेंद्र हुड्डा की सरकार हुआ करती थी, 2010 में एक साथ 7 नगर निगम बने थे। रोहतक, हिसार, पानीपत, करनाल, यमुनानगर, पंचकुला और अंबाला हो गए 9। 10वां फिर सोनीपत बना था नगर निगम, 11वां अभी मानेसर बना है। दरअसल लो पोलिंग परसेंटेज जो मेरे को लगता है प्रगति, नगर निगम जिस मकसद के साथ बनाए गए थे, जैसे दिल्ली है, चंडीगढ़ है, लुधियाना है, जयपुर है, लखनऊ में है, नगर निगम बहुत ज्यादा विकास करते हैं, बहुत ज्यादा मतलब महानगर बन गए, अच्छी सुविधाएं लोगों को मिलती है। लेकिन हरियाणा के नगर निगमों में वो उस उम्मीदों की कसौटी पर खरा नहीं उतरे, बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार रहा। जब से बने हैं, 2013 में पहला चुनाव हुआ था जो 7 नगर निगम भूपेंद्र हुड्डा ने बनाए थे, पानीपत था, हिसार, रोहतक, यमुनानगर, अंबाला, पंचकुला और करनाल। तब से लेकर मेरे को लगता है ये नगर निगम साख नहीं बना पाया, भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा। फरीदाबाद में एक घोटाला आया था 200 करोड़ से ज्यादा का, पानीपत में, हिसार में, मतलब जितना पैसा ग्रोथ के लिए आया, लोगों को उम्मीद थी ये नगर निगम वैसे काम करेंगे जैसे चंडीगढ़ नगर निगम है, जैसे दिल्ली में है, जयपुर में है, अमृतसर, लुधियाना में, बड़े शहरों में है। लेकिन लोगों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाए, जितना मतलब बद इंतजामी रही है, पानीपत की खास तौर पे भ्रष्टाचार रहा है। आज भी वही स्थिति है, पैसा बहुत आता है लेकिन लोगों को उसकी यूटिलाइजेशन नजर नहीं आती। पैसा जो खर्च हो रहा है जमीन पे नजर आए, तो भ्रष्टाचार है, बद इंतजामी है, पीछे प्रॉपर्टी आईडी, लोगों की मतलब लोगों की रुचि कम रही मेरे को लगता है वोट डालने में। उनको लगता है भाई ठीक है, जो जीत जाएगा जीत जाएगा, जैसे काम हो जाए। ट्रैक रिकॉर्ड नहीं सुधार पाए नगर निगम जी। सबसे पहले फरीदाबाद था, फरीदाबाद में भी भ्रष्टाचार हुआ, लेकिन गुरुग्राम में कुछ हद तक, क्योंकि वहां विदेशी कंपनियां हैं, सीईओ हैं, बहुत सारे बड़े बड़े विदेशी लोग रहते हैं, वहां कुछ हद तक ठीक है। अगर गुरुग्राम फरीदाबाद को छोड़ दे तो बाकी नगर निगम जो जीटी रोड बेल्ट के, हिसार है, रोहतक है, मतलब लोगों की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर पाए, अपने आप को अपनी उपयोगिता साबित नहीं कर पाए। लोगों को लगता है जो पैसा आता है वो खर्च होना चाहिए, उतनी साफ सफाई। अभी भी देखिए 8 दिन से कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, सफाई कर्मचारियों की हड़ताल है, अव्यवस्था बहुत ज्यादा है। यही वजह है कि लोगों ने उतनी रुचि नहीं दिखाई, उतनी सक्रियता नहीं दिखाई। ठीक है महेश जी, जिस तरह से वोटिंग परसेंटेज को लेकर के सवाल उठ रहे हैं, निश्चित रूप से ये एक बड़ा चर्चा का विषय है, लेकिन इस दौरान जमीनी मुद्दे इस बार चुनाव में बढ़ चढ़ कर बोलते हुए नजर आए, क्योंकि टोटल टीवी की टीम जब ग्राउंड जीरो पर पहुंची, लोगों से बातचीत करने की कोशिश की गई, तो लोगों ने इस दौरान जमीनी मुद्दों को उठाया। साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया गया कि जो भी नेता उनका काम करवाएगा उन्हीं को वोट दिया जाएगा। अब जनता पुराने पैटर्न के हिसाब से वोट करने के मूड में नहीं है।
देखिए, अगर कम वोटर टर्नआउट परसेंटेज को लेकर ये सवाल है, तो मुझे लगता है कि यहाँ एंटी इनकम्बेंसी से किसी हद तक आप इसे वो कम वोटर टर्नआउट परसेंटेज को जोड़ सकते हैं। वजह क्या है कि जीटी बेल्ट, जो कि सबसे फर्टाइल इलाका माना जाता है भारतीय जनता पार्टी के लिए, और एक के बाद एक जब भी चुनाव आया भारतीय जनता पार्टी के लिए, जीटी बेल्ट ने बम्पर जो परिणाम है वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में दिए। अब सबसे कम वोटर टर्नआउट परसेंटेज कहाँ आ रहा है? सबसे कम वोटर टर्नआउट परसेंटेज वाले तीन इलाके पंचकुला, अंबाला और सोनीपत, जी। तीनों इलाकों में 45 से 47% के बीच इस वक्त जो वोटर टर्नआउट परसेंटेज है वो बना हुआ है। अगर थोड़ा बहुत बढ़ेगा भी तो ये सामान्य से बेहद कम ही कहा जाएगा। तो ये मानकर चलिए कि जीटी बेल्ट में जितना धुआंधार प्रचार भारतीय जनता पार्टी ने किया, उतना लोगों की उम्मीदों पर भारतीय जनता पार्टी खरा नहीं उतर रही। देखिए, खोने को कांग्रेस पार्टी के पास कुछ नहीं है। जो जो कुछ हासिल किया था निकाय निकाय चुनावों को लेकर, निगम चुनावों को लेकर, वो भारतीय जनता पार्टी ने हासिल किया था। अब ऐसे में सबसे मजबूत संगठन का जिक्र भी बीजेपी करती है, ट्रिपल इंजन का जिक्र भी बीजेपी करती है। उसके बाद भी अगर लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने घरों से नहीं निकल रहे, तो इसे मैं लोगों की निराशा से जोड़ सकता हूं। और यकीनन ये बात कही जा सकती है कि फिर भारतीय जनता पार्टी लोगों की उम्मीदों पर उतना खरा नहीं उतर रही। वरना हम ये उम्मीद कर रहे थे कि बम्पर वोटिंग होगी, और जी। खासकर पंचकुला का इलाका, जो कि कहा जाता है कि सबसे शिक्षित लोग हरियाणा में वहीं पर रहते हैं, और लोग ऐसे जो अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं, लोकतंत्र में क्या भूमिका उनकी है, एक वोटर की भूमिका क्या है, ये मुझे लगता है कि पंचकुला से बेहतर शायद ही कोई इलाका समझता होगा। क्योंकि सबसे शिक्षित इलाका, सबसे प्रगतिशील इलाका, या कहें कि विकसित इलाका पंचकुला का इलाका ही माना जाता है। वहां पर भी लोग अगर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने घरों से बाहर निकलकर मतदान केंद्रों तक नहीं आए, तो मानकर चलिए फिर भारतीय जनता पार्टी उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं, भारतीय जनता पार्टी हासिल कर ले। लेकिन जो उम्मीदों के साथ जो उम्मीदें परवान चढ़ा रहे थे मुख्यमंत्री, और जिस तरीके से एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे थे कि विपक्ष पूरी तरह खत्म हो जाएगा। देखिए, विपक्ष हार जाए भले ही, लेकिन अगर ये कम वोटर टर्नआउट परसेंटेज है, तो ये मानकर चलिए कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कहीं ना कहीं नाउमीदी है, कहीं ना कहीं निराशा है। निश्चित रूप से वीरेंद्र जी, जिस तरह से वोटिंग परसेंटेज कम हुआ और उसको लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं, सवाल उठना इसलिए भी लाजमी क्योंकि कांटे की टक्कर बीजेपी और कांग्रेस में लोकसभा चुनाव के दौरान भी हमने देखा, विधानसभा चुनाव के दौरान भी हमने देखा कि कांग्रेस जिस तरह से बैकफुट पर रही। और अब जब निकाय चुनाव सामने आए, उस दौरान अगर जीटी रोड बेल्ट की बात हम कर रहे हैं, वहां पर बीजेपी का अपना दबदबा, चुनाव प्रचार बड़े स्तर पर किया गया, बीजेपी के तमाम दिग्गज वहां चुनाव प्रचार करने पहुंचे। लेकिन उसके बावजूद अगर जनता के मन में अपने लिए जगह नहीं बना पाए, वोटिंग परसेंटेज में ये साफ तौर पर दिख रहा है। जनता अब निश्चित रूप से क्या बदलाव की उम्मीद में आगे बढ़ रही है? देखिए, कम मतदान होने के कई कारण हैं। जी। नीरस मुकाबला रहा, जी। मौसम की प्रतिकूलता रही, और ये लोगों को लग रहा था कि एक मुकाबला एक तरफा है, इससे उनके वोट से कोई परिवर्तन नहीं होने वाला। वोट होता है परिवर्तन के लिए, तो उनको लगा कि यथास्थिति रहने वाली है, वोट दें ना दें इससे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। तो और देखिए, एक जो राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं को, मतदाताओं को प्रेरित करना चाहिए, वो काम भी नहीं हुआ। भाई, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वोटरों को मतदान केंद्रों तक ले जाने के लिए जिस तरह सक्रिय रहते हैं, उतनी सक्रियता थी नहीं। और ये भी सक्रियता ना होने के कारण भी एक जो है कि मतदान का प्रतिशत गिरा है। और ये भी है कि मतदान में अब यहाँ ईवीएम का प्रयोग तो होता है, लेकिन M2 मॉडल का होता है। भाई, अगर मैं वोट डालने गया तो मैं देख सकता हूं कि क्या मैंने जिस बटन दबाया उसी उम्मीदवार को वोट गया है, लेकिन इसमें तो थी नहीं। निकाय चुनाव में तो ऐसी व्यवस्था थी नहीं, M2 मॉडल था। जबकि लोकसभा के, विधानसभा चुनाव में भी वीवीपैट लागू होता है, निकाय चुनाव में व्यवस्था थी नहीं, M3 मॉडल की मशीनें नहीं है। तो इस तरह से एक लोगों में निरस्ता बनी और मुकाबला कड़ा नहीं था। अगर मुकाबला कांटे का होता तो दोनों तरफ से जोर आजमाइश होती, दोनों दल जो है प्रयास करते मतदाताओं को मतदान केंद्र तक ले जाने के लिए। तो और भी देखिए, अब जो भी है, कई अवकाश के कारण भी और कई जो मौसम की प्रतिकूलता है, गर्मी के कारण जो है मतदाता कम निकलते। हालांकि क्योंकि समय 8 बजे रखा था और 8 से 6 बजे तक का समय था, लेकिन सुबह ही 7 बजे का समय होता तो हो सकता है कि मतदान प्रतिशत में कुछ ना कुछ बढ़ोतरी होती। लेकिन अब ये स्थिति बनी है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रति एक बना हुआ कि ये भारतीय जनता पार्टी आसानी से जीत लेगी। कांग्रेस मुकाबले में नहीं है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि पंचकुला में जो है 8500 वोट की डबल एंट्री है,
तो इस तरह से, हालांकि जो अंबाला में वोट बने हुए उनके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा है। तो इस तरह से एक लोगों में नीरसता का माहौल बना। और पंचकूला के अंदर भी जो है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में मुकाबला है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की स्थिति ज्यादा इसलिए मजबूत मानी जाती है क्योंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी के, और भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्रियों से लेकर अलग, चाहे दिल्ली के मंत्री हो, मंजीत सिंह सिरसा हो, चाहे दूसरे लोग हो, उन्होंने भी किया, मनोज तिवारी तक प्रचार के लिए आए। तो भारतीय जनता पार्टी ने तो अपनी पूरी टीम को लगा दिया, पूरी जोर आजमाइश की है, लेकिन उसके बावजूद भी जो एक चुनावी वातावरण बनना चाहिए था, जो मतदाताओं में उत्साह दिखाई देना चाहिए था, वो दिखाई नहीं दिया। उसका कारण है, देखिए ये बात ठीक है कि नगर निगम में भ्रष्टाचार है जी, और नगर निगम हो, नगर परिषद हो, उन लोगों की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरती। और देखिए जो मेयर हैं या नगर परिषद के अध्यक्ष हैं या पालिका अध्यक्ष हैं, उनकी अपनी सीमाएं हैं, उनके पास कोई अधिकार ही नहीं है। सारे अधिकार तो विधायकों के पास हैं। जी, वो शुरू से ही अपनी पावर के लिए जो है लड़ाई लड़ते रहे। जब मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री थे तब भी वो मांग करते रहे, अब भी मांग कर रहे हैं, क्योंकि उनके अधिकार तो कुछ है ही नहीं। तो इसलिए एक निरस्ता का माहौल रहा। और ये बात है कि ये बात निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल होने के बावजूद भी अगर लोग कम मतदान के लिए आए हैं तो कहीं ना कहीं सरकार के प्रति भी निराशा झलकती है। बिल्कुल निश्चित रूप से। हालांकि सरकार को अब ये निराशा दूर करना एक बड़ी चुनौती होगी देवेंद्र जी, क्योंकि जिन जमीनी मुद्दों का हम जिक्र कर रहे हैं उसमें से कई ऐसे मुद्दे जो जनता के लिए रोषजनक साबित हो चुके हैं। 614 प्रत्याशियों की किस्मत आज ईवीएम में कैद है, जिसमें कई मंत्री, कई नेताओं की साख दांव पर लगी हुई है। किसके पक्ष में फैसला संभव माना जा रहा है, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। राजनीतिक दलों में घमासान की स्थिति जरूर बनी हुई है। देखिए प्रगति, जो चीजें, जो तथ्य हमारे सामने आए हैं, आप जी। देखिए सबसे ज्यादा वोटिंग रोहतक में और हिसार में। हालांकि ये शहर के नहीं थे, रोहतक में सांपला बहुत राजनीतिक तौर पे आक्रामक जगह है, सांपला रोहतक का। और हिसार में कहां पे, कुलाना में, ये दोनों जगह नगर पालिका चुनाव थे, लेकिन वहां वोट परसेंटेज सबसे ज्यादा रहा है। और ये वो एरिया है जो थोड़ा सा, मेरे को लगता है थोड़ा सा शायद एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर हो सकता है, या कांग्रेस थोड़ा सा मजबूत है जहां पे, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा के कारण रोहतक है। और हिसार भी राजनीतिक तौर पर आक्रामक जिला रहा है। यहाँ अभी जैसे दुष्यंत चौटाला का केस चल रहा है, यहाँ हिसार से अलग अलग पार्टियों के सांसद रहे हैं, विधायक रहे हैं। कभी चौधरी भजनलाल का राज होता था, हिसार को भजनलाल के वो ज्यादातर, रोहतक को चौधरी भूपेंद्र हुड्डा, मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री बने। तो जो जहां राजनीतिक आक्रामकता ज्यादा है, जहां एंटी इनकम्बेंसी हो सकती है, वो दो जगह है, हिसार और रोहतक, जहां पोल परसेंटेज ज्यादा रहा है। और जीटी रोड बेल्ट जहां बीजेपी मजबूत रही है शुरू से, 2014 से आज तक, लोकसभा, विधानसभा, निकाय चुनाव, इन तीनों जगह 50% भी पोलिंग परसेंटेज नहीं पहुंचा। सोनीपत तो बहुत कम है, उससे थोड़ा ज्यादा अंबाला, और पंचकुला अंबाला लगभग बराबर है। एक तरफ देश की राजधानी दिल्ली सोनीपत सटा हुआ है, दूसरी तरफ प्रदेश की राजधानी चंडीगढ़ से पंचकुला सटा हुआ है। तो मेरे को लगता है ये जो परिणाम आएंगे, जो मेरे को लगता है शायद कहीं ना कहीं टर्निंग पॉइंट, एक नसीहत, एक मैसेज देने वाले जरूर होंगे। हालांकि 2-3 दिन का टाइम है, बुधवार को आ जाएंगे रिजल्ट, 13 को, आज 10 का दिन खत्म हो गया आज तो। लेकिन लो परसेंटेज का मतलब लोगों की थोड़ी सी निराशा अनएक्सपेक्टेड थी। ऐसा इतना कम पोलिंग परसेंटेज होगा ऐसा नहीं था। ये था कि मेरे को 55, 50, 60 के बीच रह सकता है, लेकिन अभी तो 50 भी नहीं दिख रहा। खासतौर पे नजरें किस पे है, नगर निगम चुनाव पे, जहां मेयर है, मेयर को मिनी एमएलए भी हम मान सकते हैं। तो ये जो जीटी रोड बेल्ट प्लस वो जो राजनीतिक तौर पे परिपक्व और आक्रामक इलाके हैं, वहां वोट परसेंटेज ज्यादा होना, इनका कहीं ना कहीं मेरे को लगता है मैसेज परिणामों में दिखेगा। बिल्कुल निश्चित रूप से। हालांकि परिणामों में क्या दिखेगा ये 13 मई को स्पष्ट होगा महेश जी, लेकिन दावे दोनों ही दल अपने अपनी जीत के करते हुए नजर आ रहे हैं। जनता किसके दावों का समर्थन करेगी, ये स्थिति भी, ये तस्वीर भी 13 मई को ही सामने आएगी। लेकिन इस दौरान जो वोटिंग परसेंटेज में कमी आई है, और जिस तरह से जहां पर बीजेपी मजबूत, वहां पर लोगों का वोट ज्यादा देखने को नहीं मिला, बल्कि जिस जगहों पर बीजेपी की स्थिति कमजोर, वहां लोगों ने बढ़ चढ़ करके वोट किया। ऐसे में क्या बीजेपी के ओवर कॉन्फिडेंस से भी इसे जोड़कर देखा जा सकता है? क्योंकि चुनाव के दौरान प्रचार तो भरपूर किया गया, लेकिन क्या वजह रही कि जनता वोट करने के लिए आगे नहीं आई, और इस दौरान जमीनी मुद्दे क्या कुछ रहे जिससे जनता की नाखुशी भी सामने आई?
देखिए, मुझे लगता है कि जरूरत से कहीं ज्यादा शक्ति का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी ने इन निकाय चुनावों को लेकर किया। इतने छोटे चुनाव में मुख्यमंत्री का उतरना, मैं उकलाना नगर पालिका चुनाव का जिक्र कर रहा हूँ, इतने छोटे चुनाव में प्रदेशाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का आ जाना, कैबिनेट मंत्रियों का आ जाना, पूरे संगठन को लगा देना, लगता था कि जैसे कोई लोकसभा का इलेक्शन चल रहा हो। लेकिन कुल वोटर्स 15,445 और कुल 9 जो वहां पर है पोलिंग सेंटर्स बनाए गए। इतने छोटे से चुनाव में बार बार एक बाढ़ की स्थिति वहां पर नजर आ रही थी। मुख्यमंत्री गए तो प्रदेशाध्यक्ष आ गए, प्रदेशाध्यक्ष गए तो कैबिनेट मिनिस्टर आए। तो इस तरह के प्रचार की मुझे लगता है कि जरूरत नहीं थी। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वोटर्स में ये इंप्रेशन गया कि चुनाव तो भारतीय जनता पार्टी जीत ही जाएगी, हम वोट डालें या ना डालें क्या फर्क पड़ेगा। ये एक सोच मुझे लगता है कि डेल इतने ज्यादा प्रचार की वजह से हुई। छोड़ अगर नगर निगम चुनाव में मुख्यमंत्री जाते हैं या प्रदेशाध्यक्ष जाते हैं तो समझ में आता है, लेकिन नगर पालिका चुनाव में भी अगर मुख्यमंत्री वहां पहुंच जाए, प्रदेशाध्यक्ष वहां पर पहुंच जाए, कैबिनेट मंत्रियों की जिम्मेदारियां वहां पर लगा दी जाए, तो फिर ये समझना आम वोटर के लिए बेहद मुश्किल हो जाता है कि ये चुनाव इतना छोटा चुनाव है लेकिन इतने बड़े चेहरों का इस्तेमाल आखिर सरकार को क्यों करना पड़ रहा है, क्या मजबूरी है, क्या परेशानी है। तो ये एक कहीं ना कहीं वोटर के दिमाग में एक नेगेटिव मैसेज बिल्ड करता है कि अगर मुख्यमंत्री को आना पड़ा है तो फिर शायद हो सकता है कि उनकी स्थिति खराब हो। लेकिन ये मानकर चलिए कि वोटर ने अपनी निराशा को जाहिर किया है। इसके आप चाहे गर्मी से जोड़कर देख लें, लेकिन ओवरऑल मैं इसे निराशा से जोड़कर देख रहा हूं कि सरकार को लेकर निराशा इस वक्त वोटर के जहन में बनी हुई है। उन्हें लगता है कि वो वोट डालने आए या नहीं आए, जीतना तो भारतीय जनता पार्टी नहीं है, तो ऐसे में उनके वोट का कोई मतलब नहीं बचा। ये एक निराशा की स्थिति है जो कि कई सारे फैक्टर्स की वजह से पैदा हुई है। ईवीएम को लेकर बार बार सवाल जो है कांग्रेस पार्टी के लोग उठाते रहे हैं। बंगाल इलेक्शंस को लेकर भी एक रिफ्लेक्शन गया कि ममता बनर्जी ने कहने की कोशिश की कि सीसीटीवी कुछ घंटों के लिए बंद किए गए थे, उनके साथ जो है उनके वोट की लूट की गई है, काफी सारी बातें। और राहुल गांधी भी हरियाणा में आए थे चुनाव से बिल्कुल ठीक पहले। राहुल गांधी हरियाणा में दाखिल हुए थे और वो भी इसी बात का जिक्र कर रहे थे कि हरियाणा में वोट चोरी से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं वोटर के जहन में भी हो सकता है कि ये सवाल गया हो कि कहीं वोट चोरी से ही अगर सत्ता बार बार हासिल की जा रही है तो फिर उनके वोट डालने या नहीं डालने से फर्क भी क्या पड़ेगा। ये एक फैक्टर हो सकता है, मल्टीपल फैक्टर्स हैं, लेकिन निराशा तो है ही, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, निश्चित रूप से सोनी जी, निराशा वोटर्स में जरूर है। कई ऐसे फैक्टर जो गिनवाते हुए नजर आए महेश जी कि इस वजह से वोटिंग परसेंटेज पे प्रभाव जरूर पड़ा है। लेकिन चुनाव से ठीक पहले राहुल गांधी का सद्भाव यात्रा में आना, कार्यकर्ताओं को संबोधित करना, जनता को संबोधित करना और वोट चोरी का एक बार फिर से बीजेपी पर आरोप लगाना, क्या कांग्रेस की स्थिति अब हरियाणा में मजबूत होती हुई नजर आएगी? नहीं, देखिए, जो चुनावी राजनीति है, जो चुनाव लड़ने का तरीका भारतीय जनता पार्टी के पास है वो कांग्रेस के पास नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास बूथ प्रमुख हैं, 20,000 बूथ हैं हरियाणा के अंदर, सब जगह बूथ प्रबंधन है, पन्ना प्रमुख बने हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन वो पन्ना प्रमुख भी मतदान का प्रतिशत नहीं बढ़ा पाए। तो उसमें ऐसे पन्ना प्रमुखों की उपयोगिता क्या है? तो कई लोग ऐसे हैं भारतीय जनता पार्टी में भी, अब जो काम कागजी हो रहा है वो कोई वास्तव में धरातल पर दिखाई नहीं दे रहा, जो संगठन की दृष्टि से होना चाहिए था। तो इसलिए भी अब राहुल गांधी ने जो यात्रा में शामिल हुए हैं ब्रजेंद्र सिंह की, उसमें ठीक है, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ता है, भाई कांग्रेस एकजुट नजर आती है तो कार्यकर्ताओं में भी उत्साह का संचार होता है। लेकिन जनता में अभी कांग्रेस के पक्ष में माहौल बना ऐसा है नहीं। जब तक कांग्रेस जनता के मुद्दों के लिए आकर सड़क पर संघर्ष नहीं करेगी तो कांग्रेस के पक्ष में वातावरण कैसे बनेगा? ये ठीक है कि कांग्रेस के हर जगह जो है वोट हैं, लेकिन जब तक आप आकर जमीन पर आकर कार्यकर्ताओं से संपर्क नहीं करेंगे, जनता से संवाद नहीं करेंगे, जनता के हितों के लिए लड़ेंगे नहीं, तो जनता आपके साथ जुड़ेगी कैसे? अभी काफी कुछ आवश्यकता है, कांग्रेस को मेहनत करने की आवश्यकता है। अभी 3.5 वर्ष का समय पड़ा है विधानसभा चुनाव को, ऐसे में कांग्रेस अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए प्रयास कर सकती है। और लेकिन गुटबाजी है, गुटबाजी तो रहने वाली है, उसमें कोई अंतर आने नहीं वाला। तो गुटबाजी की परवाह किए बिना अगर कांग्रेस के लोग जनता के बीच जाएंगे, अपनी विचारधारा को जनता तक पहुंचाएंगे, तो कांग्रेस के वोट तो हैं, कांग्रेस का वोट बैंक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप उस वोट बैंक को इस तरह से अपने पक्ष में करते हैं, कैसे उसको सक्रिय करते हैं, ये चिंता कांग्रेस की है। बिल्कुल, निश्चित रूप से कांग्रेस की अपनी चिंता का विषय और बीजेपी के लिए भी अब ये चिंता की स्थिति, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज में कमी कई सवाल खड़े कर रही है। ऐसे में 13 मई को जब चुनावी नतीजे सामने आएंगे तो जनता ने किसके फैसले पर, किसके दावों पर मोहर लगाई, ये तस्वीर भी साफ हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए।
तो शहर की सरकार बनाने के लिए मतदान संपन्न हो चुका है। 8,70,000 लोगों ने वोट अपने डाल दिए हैं, अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर दिया है। 13 मई को जब नतीजे सामने आएंगे तब स्थिति स्पष्ट होगी कि किसके सर पर जीत का ताज जाएगा। शहर की सरकार बड़े कार्यक्रम में फिलहाल इतना, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकें, जल्द वापस आ रहे हैं।